नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो है गिलबर्ट मास्टर की बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के बारे में। उसी लेक्चर को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे और वो टॉपिक ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। उसी टाइप से इस लेक्चर में भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरा सजेशन रहेगा उनको ध्यान से आप नोट कर लें। जो लोग पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है सतेंद्र चौधरी। मैं इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट और इन्वायरमेंटल एजुकेटर हूँ। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप हमारे इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरोकैडमी से जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे खोज सकते हैं। हम लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया है 7696180020। हमसे जुड़ के डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं या इन्वायरमेंट साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप JRF क्लियर करना चाहते हैं तो नो डाउट हम यूट्यूब पे तो हैं ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, इनमें से एक जैसे मैंने बताया यूट्यूब है। इस पर हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाई है JRF के लिए। आप इन सीरीज़ को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं इस चैनल में, आप उन्हें देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के बारे में। आज हम बात करेंगे उससे आगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके बारे में। एसिड डिपोजिशन क्या होता है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो SO2 है वो सल्फेट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ये एकदम से होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो सल्फ़र पोल्यूटेंट हैं वो हमारी धरती पे वापस आ जाते हैं, या तो वो हमारे लैंड पे डिपॉजिट होंगे धरती पे आके, या वाटर बॉडी में, प्लांट की सरफेस पे, बिल्डिंग पे, और ज़्यादातर वो या तो SO2 की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे या फिर सल्फेट पार्टिकल की फॉर्म में वो डिपॉजिट होंगे। जो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फेट पोल्यूशन है वो बेसिकली बारिश की वजह से, रेनफॉल की वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर से रिमूव होके हमारी धरती पे आता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा ड्राई डिपोजिशन होता है सल्फेट का, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज़ कंपेयर टू आपका वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन यानी कि विद रेनफॉल, और ड्राई डिपोजिशन जो है वो क्या होगा, विदाउट रेनफॉल। एक प्रोसेस तो ये हुआ कि भाई बारिश हुई, बारिश में धुल के सारा का सारा सल्फेट जो है, सल्फ़र जो है वो धरती पे आ गया। दूसरा ये है कि भाई फॉग की फॉर्म में जो है और ये धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई डिपोजिशन। जो सल्फेट आयन हैं बेसिकली वो पार्टिकल अगर पर्टिकुलेट मैटर के साथ में कंबाइन होके हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं,
तो उनका जो हार्म करने का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये टर्म हम बहुत बार सुनते हैं। सिनर्जिटिक इफ़ेक्ट क्या होता है? इसमें से सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक अकेली चीज़ जो है वो उतना नुकसान नहीं करती जितनी कि दो चीज़ें मिलके करती हैं। यानी कि जो उनका नुकसान करने का, हार्म करने का जो इफ़ेक्ट है, जो पोटेंशियल है, वो इंक्रीज़ हो जाता है जब वो दोनों मिलके काम करती हैं। इसी को सिनर्जिटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो जो सल्फेट आयंस हैं, सल्फेट पार्टिकल्स हैं, ये जब पर्टिकुलेट मैटर के साथ में मिलके हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो जो इनका हार्म करने का, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो जो ये पार्टिकल होते हैं, सल्फेट पार्टिकल्स, इनका साइज आपको पता है कि बहुत कम होता है और ये हमारे लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर हमारे ये नोज़ में या गले में रुक जाते हैं तो ये जल्दी ही यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर ये लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जितने भी हैं उनका हमारे पेड़ पौधों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब ये प्लांट की लीफ की सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं तो जो उनकी ब्रीथ करने की लीव्स की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। बेसिकली सर्दी के टाइम जो आपकी फॉग है उसमें एसिड हैं और एसिड की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर और इफ़ेक्ट देखें हम एसिड डिपोजिशन का, तो अगर ये किसी लेक में या किसी बड़े वाटर बॉडी में एसिड डिपोजिशन हो जाती है तो उसकी पीएच कम हो जाती है और उसकी जो एक्वेटिक लाइफ है वाटर बॉडी की वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर एसिड डिपोजिशन लैंड के ऊपर है तो लैंड के ऊपर एसिड डिपोजिशन की वजह से जो सोयल है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट हैं हमारी सोयल में वो लीच आउट हो जाते हैं, उनकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो सारे के सारे लीच आउट हो जाएंगे और फर्दर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली जो हमारे सोइल में माइक्रोब्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बट न्यूट्रिएंट लीच आउट होने की वजह से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा जब पीएच कम होती है तो एल्युमिनियम की अमाउंट बढ़ जाती है, सोल्युबल फॉर्म में आ जाता है, वो भी इंटरफेयर करता है न्यूट्रिएंट के अपटेक में। फर्दर आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर एसिड डिपोजिशन होता है किसी बिल्डिंग पे, अब हम बिल्डिंग की बात करें तो क्या होगा, जितनी भी आपकी मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है, लाइमस्टोन उनमें होता है। लाइमस्टोन जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CaCO3। तो लाइमस्टोन जो है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो क्या होगा धीरे धीरे कि भाई जो एसिड है उसने
क्या बना दिया, कैल्शियम सल्फेट बना दिया। कैल्शियम सल्फेट जो है वो वाटर में सोलूबल है, तो जैसे ही बारिश आएगी, रेनफॉल होगा, वो बह जाएगा। तो जो बिल्डिंग्स हैं आपकी बड़े बड़े, जो कि आपकी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मार्बल से बनी हुई हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ताजमहल। ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो कलर का होना शुरू हो गया था। उसके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए ताजमहल के को बचाने के लिए। बहुत मोटा पैसा, करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार ने इसके लिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही बार आपको देखने को मिलता है कि भाई जो एसिड पार्टिकल्स हैं, सल्फेट पार्टिकल्स हैं, वो एयर में हैं बट इंडिया में उनका असर कम है, क्यों? या इंडिया में एसिड रेन का असर कम क्यों होता है? इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको 2-3 बार मिले हैं। इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि इंडिया में जो एसिड पार्टिकल्स हैं या एसिड रेन है, उनका असर कम क्यों होता है, वो इतना डैमेज क्यों नहीं कर पाते। अगर हम बाहर की देखें तो बाहर जब एसिड रेन होती है तो उनके सोयल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे एसिड रेन डोमिनेट नहीं है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन बहुत उसमें एग्ज़ाम में आपको मिला है, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी आया है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने देखना है। दोस्तों, पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, और जो पढ़ा है उसको कितना रिवाइज करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे निकाल के स्लाइड पे यहाँ पे लिखे हैं, और बीच बीच में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, उनको आप ध्यान से नोट कर लें, एक बार ओवरव्यू ले लें। अब आपको आसान लगेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे आपका लेड, और लेड के बाद में हमारा क्राइटेरिया पोलूटेंट जो है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है शायद आपके मॉडल्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में होगा, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जल्दी ही ये सीरीज आप पूरी करें। फिर से यही कहूँगा कि बेस्ट टाइम वो होता है जब बाकी टाइम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी लोगों को रेस्ट करने दो, आप चलते रहो धीरे धीरे मज़े में, अपनी स्पीड पे मज़े में पढ़िए, खुश रहिए और लगातार सीखते रहिए। डेफिनेटली आपका जेआरएफ होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी के जो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं, कहूँगा कि लेक्चर ज़रूर देखिए, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही सही आंसर दूँ। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।